Okay, I am Dilip and today we will study electrostatic, in which we study about frictional electricity and electric charges and the Coulomb's law and so on. So we start. Uh, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ों को और को स्टडी करना होगा। होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन या चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। So electrostatic is a branch of physics in which we study the charges at rest. So we have to write electrostatic. Electrostatic. It is the branch of physics. It is a branch of physics in which we study the charges at rest. इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें कुछ चीज़ें और समझनी होंगी। थेल्स ने कॉन्सेप्ट दिया, ये 600 BC में दिया। इन्होंने कहा कि अंबर एक सब्सटेंस होता है और ये गम टाइप का सब्सटेंस होता है। ये येलो कलर का, येलो रेजिनस होता है। इन्होंने जब इसको रब किया रब्ड विद बूल, जब इन्होंने बूल के साथ रब्ड किया तो इसमें क्या था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि ये जो है छोटे छोटे ये डस्ट के पार्टिकल्स को पीस ऑफ पेपर, ड्राई लीव्स, इसको अट्रैक्ट करने लगा। फिर इनके यहाँ पर एक बात, ये कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ से इन्होंने एक बात ये बताई कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे ये जो अंबर है, ये सब्सटेंस है, ये डस्ट पार्टिकल्स, पीस ऑफ पेपर, ड्राई लीव्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से एक हमें प्रॉपर्टी मिली और प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी हमें ये मिली कि जब हम टू सब्सटेंसेस को या ज़्यादा सब्सटेंसेस को रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। और प्रॉपर्टी आने से क्या होता है कि वो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स को, पीस ऑफ पेपर को, ड्राई लीव्स को अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। एक बात और, इसको अंबर को यूरोप में, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे और यूरोप में अंबर को जो है कहा जाता है इलेक्ट्रम। अंबर को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे और अंबर को ही हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ही हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रम भी कहते हैं। इलेक्ट्रम की वजह से एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई जिससे ड्राई लीव्स, डस्ट पार्टिकल्स और पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो यही इलेक्ट्रम, इसकी नाम के होने की वजह से इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। सो इसको भी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड substances due to which they attract light objects is called electricity. And the rubbed substances are called electrified
तो जो सब्सटेंस रब किए जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता क्या है कि इसमें टेंजेंशियली मोशन होगी, एक सरफेस दूसरे सरफेस से रब करता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो इसीलिए हमने कहा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यही एक ही तरह से यही इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड on rubbing two suitable bodies and transfer of electron from one body to other, one body to other। इसके एग्जाम्पल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके एग्जाम्पल को भी हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर हमने ग्लास रॉड को लिया है और लिया है सिल्क को। तो होता क्या है कि जब ग्लास रॉड और सिल्क, तो ग्लास रॉड में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं तो उनको अलग किया जा सकता है। तो होता क्या है कि जब इसमें ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क में। तो द सब्सटेंस विच हैव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दे कैन ट्रांसफ़र ईजिली, तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क में। और जिस बॉडी पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, यानी कि जो बॉडी ट्रांसफ़र करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। और सिल्क ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम सिल्क को कहेंगे नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऐसे ही इबोनाइट और फर जो है इबोनाइट के मुकाबले कम स्ट्रांग होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इबोनाइट की रॉड को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को राइट कर लेते हैं। electrons in glass rod are loosely bond. Electrons in glass rod are loosely bonded electrons in glass rod are loosely bonded as compared to silk, as compared to electrons in silk. So electrons from glass rod transfer to the silk, and glass rod becomes positively charged, and silk becomes negatively charged, ओके। तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हमने स्टडी किया। ऐसी इसकी थ्योरी जो है इबोनाइट रॉड और फर की थ्योरी को भी लिखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो मेन फैक्टर है वो है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस पर पूरी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड है। अब यहाँ तक की बेसिक स्टडी थी इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज तो ये भी एक पार्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि एक पार्टिकल पर डेवलप होता है। जब पार्टिकल पर ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो पार्टिकल क्या करता है, जिस पार्टिकल पर ये प्रॉपर्टी आती है तो हम कहेंगे पार्टिकल चार्ज हो गया। यानी कि अब ये जो पार्टिकल है जो चार्ज हो गया वो दूसरे पार्टिकल पे एक फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्सन का हो सकता है। तो हम ऐसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच डेवलप ऑन ए पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल अप्लाइड अ फोर्स, अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। तो इस बात को लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज it is physical property, it is physical property developed on a particle due to which it applied due to which it applies the force on other particle, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर सेम चार्ज जैसे हम यहाँ पर देखें, ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज है और इवोनाइट पर भी फर पे प्लस चार्ज है। अगर हमने इवोनाइट रॉड को यहाँ पर सस्पेंड कर दें, ये इवोनाइट रॉड है और यहाँ पर हम फर को ले लें, ये फर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, जब इनको पास लाएंगे तो इस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज यानी कि सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम ये लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी में, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। First is positive charge and second is negative charge. अगली बात ये है, अगली प्रॉपर्टी है नंबर 1 और नंबर 2, like charges attract each other and unlike charges repel each other. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ये हो जाएगी like mass, ये क्या करते हैं, दे possess additive nature। जैसे +5 चार्ज कूलाम +3 कूलाम -2 कूलाम इसका टू कितना हो जाएगा, 6 कूलाम। होता क्या है कि जो मास होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होता। हम लिख सकते हैं इसको कि मास और ऑलवेज नॉन ज़ीरो, बट चार्ज क्या होता है, चार्ज बट द सम ऑफ चार्ज, ऐसे लिखते हैं इसको, वाइल the sum of charges
ये अगली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज होने का मतलब ये होता है कि चार्ज को डिफाइन करने के लिए, चार्ज को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि चार्ज की जो वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। तो होता क्या है कि चार्ज किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज और जीरो। तो चार्ज क्या होता है, वेरी करता रहता है, यानी कि डिस्क्रीट ऑर्डर को फॉलो करता है, इंक्रीज और डिक्रीज। सो होता है क्या है कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक मैनर, एक तरीका अपनाते हैं, वो ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसमें देख लेते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट can be increased or decreased in step of elementary charge। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, और वो होता है ई, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ ई। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। सो अगर हम मैथमेटिकली देखें कि चार्ज क्वांटाइज को एक्सप्रेस करने का तरीका वो ये होता है, मैथमेटिकली द चार्ज can be expressed as multiple integral, as integral multiple of e। ये मतलब मीन्स ये हुआ कि q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। इफ़ कोई भी किसी सब्सटेंस पर अगर चार्ज प्लस का है तो प्लस एन ही हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस एन ही हो जाएगा। एन इक्वल्स टू क्या होता है 1 2 3 4। जैसे अल्फा पार्टिकल को हम शो करते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2He4 होता है। तो हम क्या लिखते हैं, इसका जो चार्ज है वो कितना है, +2 इंटू ई, +2 इंटू ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻19। इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहा जाता है। ये रहा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। देखिए हमने क्या किया था, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये लूजली बॉन्ड तो था, अगर इस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स इस पर ट्रांसफ़र होते हैं तो इस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर 10 है तो इस पर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ही -10 होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज +10 और नेगेटिव चार्ज -10, तो 10 + -10 इज 0। तो हमेशा चार्ज की जो वैल्यू है वो अलजेब्रिक सम वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा या 0 होगा। तो अगली प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसको यहाँ से राइट करते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। द अलजेब्रिक सम, इसको भी लिख लेते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज always remains constant, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ऑन रबिंग ग्लास रॉड एंड सिल्क रॉड, ऑन रबिंग ग्लास एंड सिल्क रॉड द number of positive charge
the number of positive charge appears on glass rod is equal to number of negative charge on सिल्क रॉड ऑन सिल्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज लिख देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड। इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसमें भी चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। एक रिएक्शन के थ्रू हम देख लेते हैं, जब एक आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक वॉल से एनक्लोज्ड हो और जो काफ़ी दूरी पर बिल्कुल उसको अलग कर दिया जाए, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो गांव, कस्बे, शहर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो होता क्या है कि उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे हमें पता है यूरेनियम 235 और ये 12, जब हमें 92, इस पर जब हम न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो होता क्या है, इसमें ये ब्रेक हो जाता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में। ठीक है, बेरियम का नंबर 56 और क्रिप्टन का कितना होता है 36, और ये तो 141 और ये 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन इसमें रिलीज होते हैं प्लस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वो लगभग एनर्जी मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये सम है 92 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर अगर इन दोनों का सम करें तो कितना मिल रहा है 92, ये दोनों इक्वल होगा। तो ये शो कर रहा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। 90 इजकस टू 90, इससे पता चलता है कि चार्ज क्या है, कंजर्व्ड होता है। देखो बिफोर बम्बार्डिंग और आफ्टर बम्बार्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये शो कर रहा है क्या कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की। ये कूलम्स लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो 1735 में आया था और इसको कूलम्स ने एक्सप्रेस किया था। इन्होंने ये कहा था कि जब दो चार्जेस होते हैं उनके बीच जब इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन मतलब रिपल्सन या अट्रैक्शन, तो उनके बीच जो एक फोर्स क्रिएट होता है वो कैसे कैसे किस किस पर डिपेंड करता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये सब इन्होंने बताया। उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। कूलम्स लॉ। इन्होंने ये कहा था कि टू चार्जेस जो कि एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर हैं, ये डिस्टेंस r है, ये प्लस q चार्ज है, ये प्लस q चार्ज है। जब सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स और साइड लगेगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, अगर हम डिसिमिलर चार्ज ले लें, इसकी डिस्टेंस r और ये माइनस का q है और ये प्लस का q है, तो ये एक दूसरे के तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। यह क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इसमें लिखेंगे इट स्टेट्स दैट the electrostatic force between the electrostatic force of attraction or repulsion between 2-point electric charge is directly proportional to the product of two charges
product of two charges and inversely proportional to the square of distance between charges. Right, between charges. तो इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सपोज F है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इनको Q1 और Q2 ले लो, ये Q1 ये Q2, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा Q1 Q2, और दूसरा Q1 Q2, और ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो इन्होंने बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, F इजकस टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट, अब आगे हम देखें तो F इजकस टू, देखिए K क्या है, यहाँ पर जो K है वो है कूलम कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। तो K की वैल्यू जो होती है वैक्यूम के लिए तो लिखेंगे K इजकस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें मिलेगा क्या, वैक्यूम इजकस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिला। और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 9 × 10⁹। राइट, तो यहाँ पर हमने ये लिखा, अगर किसी मीडियम में ये रखे हैं दोनों चार्ज, ये तो फ्री स्पेस था, यहाँ पर एयर है, ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, अगर यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं वो किसी मीडियम में हैं, लिखेंगे इफ द चार्जेस, तो अब ये चार्जेस अगर मीडियम में रखे हुए हैं, सपोज ये जो चार्जेस हैं दोनों वो अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो मीडियम में हम क्या करेंगे, K इजकस टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है ये अभी मैं बताता हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर ये चार्जेस दोनों Q1 और ये Q2 अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो क्या होगा कि K इजकस टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बारे में। ठीक है, तो हम इसको अब क्या लिखेंगे फार्मूले को, तो फार्मूला हो जाएगा F किसी मीडियम में है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो हमने देखा है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, ये एक अपोज क्रिएट करती है, एक अपोजिशन क्रिएट करती है इन द फ्लो इन द कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है उसके फॉर्मेशन में जो अपोजिशन आता है उसी को ही हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
होता क्या है कि कभी कभी हमने देखा है कि अगर स्पेस में करंट का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ज़्यादा दूर तक होता है। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर किसी जैसे वाटर में हमने देखा कि वाटर में जब कोई वायर गिर जाता है वाटर में, तो हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जैसे जैसे मीडियम होगा वैसे ही परमिटिविटी किसी मीडियम की अलग होती चली जाएगी। तो इसमें जो ये दो टर्म्स हैं ना, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनको लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लें, एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन ये मीडियम का परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं सी। और सी क्या कहलाता है? सी इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को ही हम कहते हैं क्या? स्पेसिफिक कैपेसिटिव, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटिव भी कहते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो इफेक्ट था कूलम्स लॉ के बारे में, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये कहलाता है आपका कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। होता क्या है इसमें, दो चार्जेस हैं, ये 2 चार्जेस, और ये Q1 और ये Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? R। अब ये दोनों प्लस चार्ज हैं, तो इस 1 पे जो फोर्स लगेगा, वेक्टर फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा F 1, यानी कि इस चार्ज पर 1 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? 2 पर, 2 की वजह से, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? R कैप 2 से 1 की तरफ। इस चार्ज से 2 से 1 की तरफ फोर्स जो लगेगा वो यूनिट वेक्टर से हम शो करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन को ये यूनिट वेक्टर बताएगा। अच्छा, अब इससे जो फोर्स लगेगा इस पर 1 से, यानी कि 1 से 2 की तरफ लगेगा, तो फोर्स फिर से देखेंगे इसको, 2 पर जो फोर्स लगेगा, यानी सेकेंड चार्ज 2 है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? 1 की वजह से। तो द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज Q1 ऑन अकाउंट ऑफ force 2 charge Q2, and the charge is applied on the charge Q2 due to or on account of charge Q1, right? तो इसको हम कूलम्स लॉ सिंपल फॉर्म जो था उससे हम कर लेते हैं। ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या था? F12 हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R², और डायरेक्शन क्या होगी? 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से लग रहा है, डायरेक्शन क्या है? 2 से 1 की तरफ, यानी कि R कैप 2 1, इस पर फोर्स 2 से 1 की तरफ, तो हम डायरेक्शन लेंगे R कैप 2 1। अब फोर्स F21 देखते हैं, तो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R², और इस पर 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो 1 से 2 की तरफ लग रहा है, यानी कि डायरेक्शन हो जाएगी R कैप 1 2। अब हमने वेक्टर में ये स्टडी किया है
कि जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की, उसको अगर चेंज करना हो तो माइनस साइन लेकर हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी 2 1 को हम 1 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रा लिखते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इस 2 1 की जगह हम क्या रख दें, माइनस का R12। ये जो माइनस हम रखते हैं इसकी जगह पर, वो हमने माइनस यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये रहा माइनस, और इसकी जगह हम क्या रख दें, F21। तो ये रहा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आती हैं कि जो दोनों चार्जेस हैं वो इक्वल फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट एक दूसरे के, और दूसरा ये दोनों फोर्स कैसे हैं, सेंट्रल इन नेचर में क्या सेंट्रल, यानी कि अलॉन्ग एक लाइन के थ्रू दोनों लग रहे हैं। तो हम इसलिए हम कहेंगे अप्लाई हो रहे हैं एक लाइन के थ्रू, तो वी कैन से इजली कि दीज फोर्सेज आर सेंट्रल इन नेचर। तो इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, 2 लिखेंगे 2 चार्जेस applied equal and opposite forces। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो जाएगी, these forces are central in nature। तो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये एक स्टडी थी इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब चार्ज रेस्ट पे होता है, और हमने स्टडी किया कूलम्स लॉ इन सिंपल फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फॉर न्यू अपडेट्स एंड अपकमिंग वीडियोज़ यू शुड सब्सक्राइब एंड लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।